नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हिंदी भाषा के मॉक टेस्ट सेकंड में, जो कि यूटेट 2025 को ध्यान में रखते हुए उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। और आज के सेशन में मूलतः जो प्रश्न है वो संज्ञा, विशेषण, कारक चिन्ह और लिंग से संबंधित हैं। तो अधिक समय न लेते हुए चलते हैं मॉक टेस्ट की तरफ। आपके समक्ष कुछ प्रश्न आएंगे और उन प्रश्नों का आपने उत्तर देना है। ठीक है, तो जैसे पहला प्रश्न आपके समक्ष है, आप इस समय इस वीडियो को पॉज करके इस प्रश्न को पढ़िए, इसके ऑप्शंस पढ़िए और जितना समय लगाना है लगाइए। और सही ऑप्शन जो है उसको आप पिक कर लीजिए, चाहे कमेंट बॉक्स में लिखिए, चाहे आपकी अगर नोटबुक में आप बना रहे हैं तो उसमें आप लिख सकते हैं। और जब आप उत्तर लिख लें तो उसके बाद ही आप इसको फिर रिज्यूम करें और आगे को सुनिए। ठीक है, तो ऐसा ही आपने प्रश्न संख्या 2, 3, 4 सब में करना है। तो अब ये काम आप आगे करते रहेंगे, आशा करता हूँ, जिससे कि आपकी तैयारी आपको कंफर्म हो जाएगी, कैसी हो रही कैसी नहीं हो रही है। ठीक है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग कौन सा है? भूख, ज्ञान, दूध और मौसम। तो उत्तर बताना है आपने। क्या भूख स्त्रीलिंग है, क्या ज्ञान है, क्या दूध है, क्या मौसम है? इसका एक बहुत सही तरीका ये होता है कि आप एक वाक्य बनाइए, उस वाक्य में रख करके इन शब्दों को कंफर्म कर लीजिए। जैसे कि मुझे भूख लगी है, लगी है, तो इसका मतलब क्या है? ये स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। ठीक है, मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, हुआ यानी कि ये क्या है? आपका पुल्लिंग का बोध करा रहा है। ठीक है, बहुत सामान्य तरीके से आप इनको समझ सकते हैं। मैंने दूध पिया, मौसम बहुत खतरनाक हो रहा है, तो रहा है, पिया आदि जो शब्द हैं वो बोध करा रहे हैं कि ये ज्ञान, दूध और मौसम पुल्लिंग है। और भूख लगी है, ई है मतलब आ रहा है, तो आपका ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान कर सकते हैं। और भी कई जटिल तरीके होते हैं पहचान करने के, फिलहाल क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड है यूटेट का बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, मैं बार बार कह चुका हूँ। तो इतने सामान्य जानकारी से आपका काम वहाँ पर चल जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। वचन साम्य नहीं है, साम्य मतलब कि सही वचन नहीं है। इनमें से आपने देखना है कि कौन सा ऐसा है जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है, दोनों आंख लाल थी, दोनों आंख यानी कि बहुवचन है, और थी में कोई आपको बहुवचन नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका सही उत्तर नहीं होगा। दोनों आंखें, देखो आंखें दोनों हैं तो आंखें आएगा, आंख का बहुवचन होता है आंखें, तो यहाँ पर ये वाक्य अभी तक ठीक है। लाल थी, तो थी में क्या है आपका ये बिंदु आना चाहिए। तो आपको पता है कि बहुवचन जब होता है, जैसे हैं बोला हमने, तो है के साथ एक बिंदु लगता है, थी बोला तो इसमें एक बिंदु लगता है, तो जो कि बहुवचन का बोध कराता है। और बहुत अच्छे से अगर हम देखें तो कॉम्प्रिहेंसिव जो क्वेश्चंस आते हैं वहां पर इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं जहाँ पर त्रुटि ढूंढनी होती है। और अगर ऐसा बोध ना हो तो त्रुटि ढूंढने में कहीं ना कहीं कोई कठिनाई हो सकती है। बहरहाल इन इन चारों में ही, क्योंकि चारों के चारों वाक्य एक ही हैं, तो आप आसानी से त्रुटि ढूंढ सकते हैं। अगर चारों वाक्य में भिन्नता होती तो त्रुटि ढूंढने में आपको भी हो सकता है कि कुछ समस्याएं होती। तो इस प्रश्न का, प्रश्न संख्या 2 का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दोनों आंखें लाल थीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा बहुवचन अशुद्ध है? आपने अशुद्धि ढूंढनी है इनमें से। चाबी का चाबियां होता है, कैंचियों कैंची का कैंचियां होता है, वस्त्र का वस्त्रों होता है, पानी, ठीक है, पानी का पानियों नहीं होता है। ऐसा क्यों है? ठीक है, और इसके पीछे क्या कारण है ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर जानकारी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आगे आने वाले सेशन में टॉपिक वाइज जब डिस्कशन होगा तो वहां पर इसको आप देखेंगे। तो इनमें से बहुवचन कौन सा नहीं है? पानियों। ठीक है, क्योंकि पानी में कभी हम बहुवचन संज्ञा का प्रयोग नहीं करते हैं, हम वहां पर सामान्यतः जो उसकी क्वांटिटी होती है उसको यूज कर लेते हैं। लालच किस प्रकार की संज्ञा है? तो संज्ञा के प्रकार आई होप आप लोगों को पता होंगे, आपने पढ़े होंगे। तो आपने बताना है कि क्या लालच जातिवाचक संज्ञा है, क्या भाववाचक संज्ञा है, या फिर क्या द्रव्यवाचक संज्ञा है, या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये सभी प्रकार की संज्ञाएं आपको पता होंगी। ठीक है, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और उत्तर क्या इसमें से होना चाहिए ये भी बताइएगा। तो लालच किस प्रकार की संज्ञा है? आंसर है इसका भाववाचक संज्ञा। अब ये भाववाचक संज्ञा क्यों है तो देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यह है संज्ञा के प्रकार। संज्ञा मूलतः 5 प्रकार से बताई जाती है। पहला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। वैसे तो संज्ञा क्या होती है? किसी वस्तु, व्यक्ति, है ना, आदि के नाम को हम, या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, आप जानते ही हैं। ठीक है, तो व्यक्ति का नाम अगर होता है तो उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कह देंगे। जैसे किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु,
ठीक है। इंडिविजुअल कोई चीज होगी तो उसको हम बोलेंगे क्या, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जिस जो विशेषतः हो। ठीक है। जैसे राम विशेष नाम है एक, ठीक है। जब हम राम कहते हैं तो एक व्यक्ति क्या बोध होता है। जब हम दिल्ली कह रहे हैं तो सिर्फ एक ही स्थान यानी कि एक ही शहर का बोध हो रहा है। जब हम गंगा कह रहे हैं तो एक ही नदी का बोध हो रहा है। जब हम भारत कह रहे हैं तो एक ही देश का बोध हो रहा है। ऐसा ऐसी संज्ञा जिसमें केवल एक विशेष का बोध होता है उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कह देते हैं। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जिसमें एक वर्ग विशेष की बात की जा रही होती है, एक जाति विशेष की बात की जा रही होती है, तो उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि लड़का। अब जब लड़का हम कह रहे हैं तो लड़का कोई भी हो सकता है, राम भी हो सकता है, लक्ष्मण भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, कोई भी लड़का हो सकता है। तो लड़का कहने में जितने भी लड़के हैं वो सबका बोध करा देता है, तो यानी कि एक जाति का बोध ही करा रहा है। शहर बोला तो कोई भी शहर हो सकता है, दिल्ली हो, हल्द्वानी हो, नैनीताल हो, अल्मोड़ा हो, कोई भी शहर होगा। तो शहर शब्द में कोई विशेषता नहीं है, बल्कि ये एक शहर शहर रूपी जाति का बोध ये करा रहा है। ठीक है। नदी जब हम बोल रहे हैं तो नदी बहुत सारी नदियां हैं। ठीक है। गंगा की बात कर रहे हैं, यमुना की बात कर रहे हैं, भागीरथी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हमको पता ही नहीं है। ठीक है। तो नदी क्या है, एक जाति है पूरी, जिसके अंतर्गत अलग विशेष नदियों का नाम हम पढ़ते हैं। फिर है आपका पुस्तक। अब पुस्तक कौन सी है हमको नहीं पता। पुस्तक कहने पर आपकी पुस्तक अंग्रेजी की हो सकती है, हिंदी की हो सकती है, गणित की हो सकती है, अंग्रेजी में व्याकरण हो सकती है, साहित्य हो सकती है, हिंदी में व्याकरण साहित्य कुछ भी हो सकती है। पुस्तक कह दिया तो बहुत सारी पुस्तकों का बोध आपको वो करा दे रहा है। तो ये हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा, जिसमें किसी जाति वर्ग या समूह का नाम ये बताया जाता है, बोध कराया जाता है। भाववाचक संज्ञा, जब किसी गुण या भाव या अवस्था का बोध होता है। जैसे गुण क्या है, सुंदरता। ठीक है। भाववाचक संज्ञाएं जो होती हैं वो विशेषण से बनती हैं। ठीक है। या विशेषण जो होते हैं वो भाववाचक संज्ञाओं से बनते हैं। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। तो जहां पर आपको विशेषण रूपी कोई संज्ञा दिखाई देती है तो आप समझ जाइएगा वो क्या है, भाववाचक संज्ञा। जैसे सुंदर है ना, वह लड़की बहुत सुंदर है, तो लड़की कैसी है, सुंदर है, तो विशेषता बताई जा रही है। ठीक है। तो सुंदरता क्या है, उसकी भाववाचक संज्ञा है। मिठास, मीठा का, मीठा एक विशेषण है ना, कि यह फल बहुत मीठा है। तो फल की विशेषता क्या है, मीठा होना। तो उस मीठे से बना है आपका मिठास, ये हो गई भाववाचक संज्ञा। ठीक है। इस प्रकार से बचपन गरीबी आती है, भाववाचक संज्ञा हो जाएंगी। तो अभी जो हमने प्रश्न देखा, तो आप देख सकते हैं इस प्रश्न में कि लालच जो है वो भाव को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है। तो ये क्या है, आपका भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा, जब किसी द्रव्य की बात की जाती है। द्रव्य क्या होते हैं, यानी कि मैटर की बात कर रहे हैं हम। ठीक है। जैसे सोना, चांदी, पानी, दूध, तेल, लोहा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। कोई भी धातु की बात की जा रही है तो वहां पर वो क्या है, आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है। ये पदार्थ या द्रव्य से प्रदर्शित होती है, जैसे पानी, सोना, दूध आदि हो गया। फिर है समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, जब हम किसी समूह की बात करते हैं, जैसे कि सेना। ठीक है। सेना क्या है, बहुत सारे लोगों का समूह है। ठीक है। जो देश की रक्षा के लिए एकजुट हुए हैं। राइट। इसी प्रकार से झुंड। झुंड क्या होता है, जैसे कहीं पर एक्सीडेंट हुआ तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, कोई एक दूसरे को जानता नहीं है लेकिन इकट्ठा हो गए, तो वो झुंड हो गया आपका। परिवार क्या है, परिवार है ना, जिनमें ब्लड रिलेशन होता है, तो वो लोग क्या है, आपस में माँ, माता पिता, दादा दादी आदि क्या है, एक समूह बन जा रहे हैं, वो परिवार हो जा रहे हैं। तो परिवार की परिभाषा आपको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये है आपका समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में थोड़ा सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा क्या है और समूहवाचक संज्ञा क्या है, तो इसको थोड़ा सा आप पढ़ें, स्टडी करें। और अगर जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि आपके जो साथी, अन्य साथी इसको देख रहे हो तो उनको भी सहायता मिल जाए। ठीक है। और अगर जानकारी नहीं है तो इस पर हम आगे एक सेशन लेकर कहेंगे, तब चर्चा करेंगे। ठीक है। क्योंकि डिटेल में डिस्कशन करने पर ये जो पूरा का पूरा सेशन है, ये क्वेश्चन आंसर से या मॉक टेस्ट से हट करके ये आपका डिस्कशन सेशन बन जाता है। ठीक। तो जो बहुत शॉर्टली डिस्कस होने वाली बातें हैं वो हो रही हैं डिस्कस, और जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है तो उसमें फिर अलग सेशन में उसको करेंगे। आते हैं, घी किस श्रेणी में आता है, तो बताना है द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक। अभी अगर आपने ये स्लाइड देखी इससे पहले वाली, जिसमें 5 की 5 संज्ञाओं के बारे में बताया गया है, तो आई होप कि आप इसका उत्तर दे पाएंगे। तो घी क्या है, एक द्रव्य है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा से हम कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे पिता में मेरे किस प्रकार का विशेषण है। विशेषण के प्रकार
अभी तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें मैं जरूर डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि अभी के लिए सिर्फ थोड़ा सा संज्ञा पर चर्चा की है, थोड़ा सा कारक पर करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे विषय को एक साथ चर्चा करने पर कुछ विषय समझ में नहीं आते हैं। तो मेरे पिता में मेरे किस प्रकार का विशेषण है, इसका उत्तर आपको देना है। ठीक है, तो बताइएगा आंसर क्या है इसका। तो गुणवाचक है, संबंधवाचक है, परिणामवाचक है, परिमाणवाचक है, या फिर संख्यावाचक है। तो इसका उत्तर है संबंधवाचक। तो मेरे मतलब कि संबंध बता रहा है, वह मेरे पिता है, वह मेरा भाई है ना, वह मेरी पुस्तक है। तो पुस्तक से संबंध, पिता से संबंध, भाई से संबंध। तो ऐसे जो भी आपके विशेषण होंगे जिनमें संबंध कारक आ रहा होगा, तो उसको हम संबंधवाचक विशेषण कहते हैं। आगे कारक में हम जानेंगे संबंध कारक क्या होता है। ठीक है, कितने विद्यार्थी में कितने किस प्रकार का विशेषण है, तो बताना आपको। गुणवाचक विशेषण है परिणाम, परिमाण, परिमाण मतलब कि क्वालिटी या क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी। और संबंधवाचक है या फिर कर्मवाचक है। ठीक है, तो आपको बताना है क्रमवाचक, क्रम मतलब कि सीक्वेंस। ठीक है, कितने विद्यार्थी है, क्या बोध हो रहा है आपको, कोई गुण है किसी का विद्यार्थी का, नहीं, परिमाण है। ठीक है, कि कितने हैं, आपको कितने मतलब की संख्या बतानी है, 4 है, 5 है, 6 है, मतलब मात्रात्मक हो गया आपका। मात्रावाचक भी इसको कह सकते हैं, परिमाणवाचक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो परिमाणवाचक ये विशेषण हो जाएगा। तो विशेषण में इस प्रकार के प्रश्न जरूर पूछे आते हैं आपसे यूटेट में। अगर विशेषण अच्छे से ना पढ़ा हो तो जरूर पढ़िए आप लोग। ठीक है, आने वाले सेशन में, नेक्स्ट सेशन में विशेषण पर एक टेबल में लेकर के आऊंगा, जहाँ पर हर विशेषण को थोड़ा ब्रीफली समझाने की प्रयास रहेगा। और अगर आप लोगों को कोई और डाउट रहेगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो उस टॉपिक पर भी सेशन किया जाएगा। बालक ने फल को खाया, फल किस कारक में है। तो बालक ने फल को खाया। अब इसका उत्तर जानने से पहले हम इस सेशन पे चलते हैं आगे, जो हमारा ये स्लाइड है इस पर चलते हैं। तो कारक जो है सामान्यतः हिंदी में देखते हैं तो 7, और संस्कृत में देखते हैं तो 8 प्रकार से होते हैं। तो फिलहाल 1 2 3 4 5 6 7 कारक आपके यहाँ पर हैं। ठीक है, देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए हेतु, अपादान से अलग होने के अर्थ में, अधिकरण मैं पर, और संबंध काके की रारेरी। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर्ता चिन्हों को याद करते हैं। और आप सभी ने जो हिंदी माध्यम से पढ़े हुए हैं या जो तैयारी कर रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने ये जरूर याद किए होंगे, तो उनको याद ही होगा। तो याद रखना है कि कभी भी कोई भी हमारा वाक्य अगर हम बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, तो बिना कारक चिन्ह के वाक्य कभी पूर्ण नहीं हो सकता। जैसे राम ने आम खाया, क्योंकि किसी भी वाक्य में कम से कम 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक होती है कर्ता, और दूसरा होता है कर्म। ठीक है, कर्ता जो कि कार्य को करने वाला है, और कर्म जो काम हो रहा है। जैसे कर्ता कौन है यहाँ पर, राम, क्योंकि राम क्या कर रहे हैं, आम खा रहे हैं। कर्ता है राम, और कर्म क्या हो रहा है, आम खाने का। ठीक है, तो कर्ता ने कर्म को, कर्म क्या है, आम, तो कर्ता ने कर्म को खाया। तो कर्ता के बाद हमेशा ने आएगा, या फिर ने से पहले हमेशा कर्ता आएगा। दोनों को आप याद रखिए। कर्म के बाद हमेशा को आएगा, और को से पहले हमेशा कर्म आएगा। तो आप कारक चिन्ह को देख करके पता लगा सकते हैं कि इसमें कर्ता कारक कौन सा है, कर्म कारक कौन सा है, या करण कारक कौन सा है, संप्रदान कौन सा है। तो जो चिन्ह अगर आपने याद कर ली, तो उस चिन्ह से पहले जो भी शब्द आया है वो उस कारक को बोध करा देगा। जैसे यहाँ पर करण कारक का जो चिन्ह है वो है क्या, से या के द्वारा। तो राम ने कलम से लिखा, तो से क्या है आपका, करण कारक का चिन्ह है। तो करण कारक के चिन्ह यानी से पहले क्या आ रहा है, कलम। तो यहां पर हम अगर हम कहें इस वाक्य में करण कारक कौन सा है, तो कमल हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह पहचानिए, चिन्ह से पहले जो है वो उस चिन्ह से संबंधित कारक हो जाता है। ठीक है, के द्वारा क्या समझना है इसको, देखो, जब हम कोई भी चीज अपने साथ रख करके कर रहे होते हैं, जैसे कि कलम को आप पकड़ करके ही लिख सकते हैं, कलम से लिखा तो पकड़ करके ही लिखा। ठीक है, हाथ से फल खाया या चाकू से फल काटा, तो चाकू हाथ में पकड़ करके आप फल काट रहे हैं। तो यहां पर जो से है वो साथ रख करके कार्य करने के लिए है। या के द्वारा भी यहाँ पर हम यूज करते हैं कई बार, कि आप से को हटा के द्वारा लिखो, अगर सेंटेंस में कोई गलती नहीं हो रही तो वो कर्ण कारक है। जैसे राम ने कलम के द्वारा लिखा,
ठीक है। मैंने चाकू के द्वारा फल काटा, तो सही सेंटेंस बन रहा है। ठीक, यहीं पर बात करते हैं, अपादान में भी से आ रहा है लेकिन अलग होने के अर्थ में, जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरा, वह दिल्ली से आया, वह दिल्ली के द्वारा थोड़ी आया। अगर आप इसमें वह दिल्ली के द्वारा आया लिखेंगे तो सेंटेंस गड़बड़ हो जाएगा। दिल्ली से आया, दिल्ली को छोड़ चुका है वो, ठीक है, अलग हो चुका है दिल्ली से। समझ में आ रहा है। वह अपनी कुर्सी से उठ गया, कुर्सी के द्वारा नहीं उठा, कुर्सी से उठ गया मतलब कि कुर्सी छोड़ दी उसने, तो अलग हो गया कुर्सी से, तो अलग होने के अर्थ में आ जाता है। तो आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। वैसे तो प्रश्न का उत्तर आप देख ही चुके हैं, ठीक है, फिर भी देख लेते हैं। तो बताना है आपको अब इसमें, बालक ने फल को खाया, इसमें फल किस प्रकार का कारक है। तो फल के बाद देखिए चिन्ह कौन सा है, को। तो कर्ता ने कर्म को, ये चिन्ह कर्म का है, तो फल कैसा कारक हो जाएगा, को से पहले है, यानी कर्म का के चिन्ह से पहले है तो कर्म कारक हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, कर्म इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। राम बनारस से आया, तो बनारस किस प्रकार का कारक है। ठीक है, तो आप देखिए इसमें कारक चिन्ह कौन सा, से है। अब ये से कौन सा है, तो आप इस सेंटेंस को दोबारा बनाइए, राम बनारस के द्वारा आया, क्या ये सही सेंटेंस बन रहा है, नहीं। तो बनारस को छोड़ के आ गया ना वो, तो ये क्या बन जाएगा आपका, बताइए, अपादान बन जाएगा। ठीक है, तो अपादान कारक है से, तो उससे पहले जो शब्द है वो क्या है, बनारस, तो बनारस कौन सा कारक हो जाएगा आपका, बताइए, अपादान। तो से अपादान कारक चिन्ह है, सॉरी मैंने अपादान कारक है बोल दिया था, माफी चाहूंगा। तो से जो है वो चिन्ह है अपादान कारक का, और उस चिन्ह से पहले जो शब्द आ रहा है बनारस, वो क्या है आपका, अपादान कारक हो जाएगा। तो आंसर है अपादान कारक। बहुत सरल होता है पहचानना अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया है तो। अगर कंसेप्ट नहीं समझे हैं तो एग्जाम में कंफ्यूजन भी हो सकता है। हालांकि मैं ये मानता हूं कि जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो गलतियां नहीं होंगी। और अभी जो प्रश्न आपके सामने लाए जा रहे हैं हिंदी भाषा के, बहुत सरल से सरल प्रश्न है। धीरे 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 इनका स्तर बढ़ाया जाएगा, तो ये समझिए कि इसको, ये लेवल 1 है, फिर लेवल 2, फिर लेवल 3, बस इतना ही डिस्कशन होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं पूछे आते हैं। सीता को राम ने जंगल से संदेश भेजा। अब आप लोग पॉज करिए वीडियो को और खुद सोचिए कि इसमें को कौन सा कारक चिन्ह है, और उससे पहले आने वाला जो शब्द है वो कौन सा कारक होगा। ने कौन सा कारक चिन्ह है, उससे पहले आने वाला शब्द कौन सा कारक होगा, और से कौन सा कारक चिन्ह है, उससे पहले आने वाला शब्द कौन सा कारक होगा। तो को क्या है, बताइए, कर्ता ने कर्म को, कर्म चिन्ह है, ठीक है, कर्म कारक का चिन्ह है, तो इससे पहले, को से पहले आ रहा तो ये कर्म हो जाएगा, सीता। ठीक, तो कर्म, ठीक है, राम ने, कर्ता ने, तो कर्ता क्या हो गया, राम हो गया। जंगल से संदेश, जंगल के द्वारा भेजा है, जंगल से भेजा, है ना, तो जंगल से भेजा, जंगल को जो संदेश गया वो जंगल को छोड़ करके गया, यानी कि अपादान आ जाएगा। तो आपने बताना है कर्ता, संप्रदान और अपादान। ये थोड़ा मिस्टेक लग रही है मेरे को, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर कर्ता कर्म, अच्छा संबंध, ठीक है, चलिए आंसर बताइए इसका। तो राम, सीता और जंगल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं। हाँ, संप्रदान, ये थोड़ा सा डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, तो किसको भेजा है ना, सीता को भेजा, तो यहाँ पर को जो है वो संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, बाय मिस्टेक थोड़ा सा ये हो गया। तो यहाँ पर क्या है, ये संप्रदान कारक है, सीत को जो है वो आपका कर्म कारक ना होकर के संप्रदान कारक यहाँ पर बोध हो रहा है। कर्म कारक तो लिखा ही नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या आपका सीता जो है वो संप्रदान में आ जाएगा। तो पहले आएगा आपका कर्ता यानी कि राम, ठीक है, फिर संप्रदान कारक कौन सा है, तो को है, सीता है, फिर जंगल, ये तो अभी तक कर्म और कर्ता कर्म अपादान आदि पर बात हो रही थी, तो वो थोड़ा सा वहीं चला गया माइंड। ठीक है, संप्रदान दिमाग से निकल गया। तो ठीक है, प्रश्न सही है और इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राम, सीता और जंगल। तो अगर आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है अपनी तैयारी के लिए, चाहे वो, देखिए वैसे तो यूटेट की तैयारी के लिए है, लेकिन ग्रुप सी वगैरह की तैयारी आप करते हैं, 20 प्रश्न वहाँ भी पूछे आते हैं, उत्तराखंड के जो परीक्षाएं होती हैं, तो वहाँ पर भी आपको ये हेल्प करेगा। तो जितने भी साथी जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये सेशन बहुत लाभदायक है, और जो यूटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा लाभदायक है ही। तो अगर आपको लगता है कि कोई लाभ हो रहा है, तो और आगे कंटिन्यू रखना चाहिए सेशंस को,
तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फीडबैक लिखिएगा। इंतज़ार रहेगा आप लोगों के फीडबैक का। ठीक है, अभी तक के जो सेशन हुए हैं उसमें कोई विशेष फीडबैक नहीं आया है। तो अगर आप फीडबैक करते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशनल होता है किसी भी टीचर के लिए, या कहें कि जो भी कंटेंट लिख रहा है बना रहा है आप लोगों के लिए। तो ठीक है, आज का सेशन यहीं पर ओवर करते हैं। आप सभी को धन्यवाद कि आप लोग जुड़े रहे। मिलते हैं अगले सेशन में। और अगर किसी की कोई डाउट है तो उनको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके डाउट्स को सॉल्व करने का पूरा पूरा प्रयास तत्समय किया जाएगा। धन्यवाद।